बार रामचरितमानस की शुरुआत होने जा रही है, जिसका डिजिटल संस्करण तैयार किया गया, जिसमें मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री अरुण जेटली। तो आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को हमारे संवाददाता कविता विश्वकर्मा के साथ। 7 RCR में पीएम मोदी ने लॉन्च किया रामचरितमानस का डिजिटल संस्करण, जिसे तैयार किया गया है आकाशवाणी द्वारा, जिसमें पीएम मोदी के साथ मौजूद थे वित्त मंत्री अरुण जेटली। हम आपको बता दें कि 1980 में चौपाई और दोहे की रिकॉर्डिंग शुरू की गई थी, जिसे 22 साल तक आकाशवाणी पर प्रसारित किया गया। अब वही रामचरितमानस एक नए अवतार में पेश किया गया, जो अब देश विदेश में भी उपलब्ध, जिसे एक बार फिर भोपाल की आकाशवाणी ने प्रस्तुत किया। सूत्रों का मानना है कि यह संस्करण गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार है, जिसमें भोपाल घराने के जाने माने गायकों ने आवाज़ दी है, जो नियमित रूप से आकाशवाणी पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी का मानना है कि अगर यह संस्करण डिजिटल के जरिए प्रसारित किया जाएगा तो इसका बड़े पैमाने पर न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी इसका प्रसारण हो, क्योंकि आकाशवाणी के कई चैनल मोबाइल ऐप्स और इंटरनेट के जरिए लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं पीएम मोदी का भी मानना है कि अब तक रामचरितमानस का किसी ने भी विरोध नहीं किया है, क्योंकि राम ने परिवार व्यवस्था को मजबूत बनाया है और लोगों को मर्यादाओं के साथ जीना सिखाया है। साथ ही आचरण और संस्कार का उत्तम दर्शन रामचरितमानस में होता है। आज भी हजारों सालों से रामचरितमानस का संदेश जीवित है। तब इस निवास स्थान में इस पंचवटी का निर्माण हुआ और नाम पंचवटी रखा गया था। और शायद मैं मानता हूं आज का अवसर पंचवटी में होना अपने आप उसके कारण एक उसका कीर्तिमान बढ़ जाता है, क्योंकि रामचरितमानस की बात हो और पंचवटी न हो तो फिर वो रामचरितमानस अधूरा लगता है। और इसलिए ये अपने आप में एक सुभग संयोग है। आज के इस अवसर को मैं अलग अलग रूप में अनुभव करता हूं। कभी कभी सरकार में नौकरी करते करते जीवन ऐसा बन जाता है, एक मशीनी गतिविधि बन जाती है और वही सुबह जाना, शाम को आना, वही फाइलें, वही बॉस, वही असिस्टेंट, एक जिंदगी के बड़े महत्वपूर्ण 30-35 साल उसी में गुजर जाते हैं। और ज्यादातर का मन बन जाता है कि चलो अब इस पाइपलाइन में घुसे हैं, 30-35 साल के बाद उधर निकलेंगे, जिस रूप में निकलेंगे। लेकिन आज का ये अवसर देख करके ध्यान में आता है कि एक सरकार का मुलाजिम जिसमें एक तड़प हो, कुछ करने की अदम्य इच्छा हो, वो कितनी बड़ी विरासत छोड़ करके जाता है। और इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के उस एक सामान्य अधिकारी जिनके परिवारजन ये औरों के लिए भी प्रेरक बन सकता है कि हमारी जिंदगी व्यर्थ नहीं जाती है। हम जो फाइलों पर साइन करते हैं वो बेकार नहीं होती, कभी न कभी इतिहास को नया मोड़ देते हैं। ये आज की घटना उस बात का जीता जागता सबूत है। दूसरी बात, करीब करीब 20-22 साल तक लगातार इसका रिकॉर्डिंग हुआ है,
22 साल तक उस टीम को बनाए रखना, उस रिदम को बनाए रखना और उसे उतना ही प्राणवान बनाए रखना। वरना तो यार बहुत हो गए, अब कितने एपिसोड हो गए, अब लोगों को आदत हो गई, चलो यार निकाल दो। नहीं, इससे जुड़े हुए कलाकार शायद आज हिंदुस्तान के बड़े कलाकारों की श्रृंखला में उनका नाम नहीं होगा, लेकिन संगीत के साधक के रूप में 22 साल करीब करीब ये साधना कम नहीं होती जी। 14 लोगों ने एक टीम बनकर के काम किया, 7 लोग हमारे बीच नहीं रहे, सबको आज सम्मानित करने का अवसर मिला। और ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये संगीत की भी साधना है, संस्कृति की भी साधना है और संस्कार की भी साधना है। और ये काम देखिए, हमारे देश में कई उतार चढ़ाव आए, वैचारिक धरातल पे भी उतार चढ़ाव आए। आज अगर कोई ओम बोल दे तो हफ्ते भर विवाद चलता है कि ओम कैसे बोला जा सकता है, देश बिन सांप्रदायिक है। ऐसे देश में रामचरितमानस को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, वो आज भी चल रहा है। हो सकता है आज के बाद किसी का ध्यान जाए और तूफान खड़ा कर दे, तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कभी कभार हम देखते हैं कि बहुत सालों से सुनते हैं, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। जवाब खोजने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यही बात है कि जिसके कारण हस्ती मिटती नहीं हमारी। यही तो रामचरितमानस, यही तो परंपरा, यही संस्कार। हजारों साल से दुनिया हमारी जो सबसे बड़ी विशेषता है, जिसके लिए विश्व के किसी भी समाज को हमारे प्रति ईर्ष्या हो सकती है, वो है हमारी परिवार व्यवस्था। और हम बचे हैं, बने हैं, उसका एक कारण जब तक हमारी परिवार व्यवस्था प्राणवान रही है, हम ताकतवर रहे हैं। और उस पवित्र परिवार व्यवस्था को प्राणवान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो रामचरितमानस और राम जी का परिवार जीवन है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादाओं में किसने कैसे जीना, परिवार में किसकी कैसे मर्यादा का पालन करना, कैसा व्यवहार करना, आचरण का उत्तम संस्कार का हमें दर्शन होता है। रामचरितमानस की क्या ताकत देखिए, हजारों साल हो गए, पीढ़ियां बीत गई, लेकिन वही भाव, वही परंपरा, वही संस्कार, वही संदेश आज भी जीवित है। आज एक बात हम कहें, लिखित कहें, लेकिन संदेश पहुंचते पहुंचते 7 दिन में उसका अर्थ अलग ही हो जाता है। ऐसी कौन सा सामर्थ्य होगा कि जिसमें आज भी अनेक व्याख्याएं होने के बाद भी मूल तत्व को कहीं पर भी खरोच नहीं आई है। ऐसी कृति मानव को इस धरती के साथ जोड़ने का कितना बड़ा काम। आज भी अगर हम मॉरिशस में जाएं, दुनिया के कई देशों में जो लोग गुलामी के कालखंड में मजदूर के रूप में उनको उठा करके ले जाया गया, कुछ नहीं था, निर्धन थे, लेकिन तुलसीकृत रामायण साथ ले जाना नहीं भूले, हनुमान चालीसा ले जाना नहीं भूले, और 150 साल अलग जीवन, भाषा भूल गए, पहनाव बदल गया, नाम में बदलाव आया, लेकिन ये एक अमानत उनके पास बची जिससे आज भी भारत के साथ उनका नाता जुड़ा रहा है। और कैसे जुड़ता है, मुझे बहुत साल पहले की घटना याद है। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम भारत में खेलने के लिए आई थी, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं, और उसके मैनेजर का मेरे यहां फोन आया। अब आज से 30, 35, 40 साल पहले मुझे कोई पहचानता नहीं था,
न कोई नाम न जान। उनका टेलीफोन आया, मुझे आश्चर्य हुआ कि बोले वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के मैनेजर आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो किसी ने नाम दिया होगा, कहीं परिचय निकला होगा। मैंने कहा वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम से, मेरा तो वैसे भी क्रिकेट के खेल से मैं कोई खिलाड़ी तो हूं नहीं। तो उन पता चला नाम, तो बोले राम रिखी नाम है इनका, और वो अपनी पत्नी के साथ आए हैं, मूल भारतीय हैं। तो मैं उनको मिलने गया। वो वहाँ HRD मिनिस्ट्री में काम करते थे और टीम मैनेजर के रूप में आए थे। तो मैंने कहा ये ऋषि शब्द कहाँ से आया? तो बोले ऋषि में से अपभ्रंश हुआ होगा। तो उनकी पत्नी का नाम पूछा, बोले सीता। वो भारत पहली बार आए थे, लेकिन उनको अपना, और मैं जब गया तो स्पेशली वो भारतीय परिवेश पहन करके बैठे थे। यानी किस प्रकार से एक ग्रंथ 150 साल के बाद भी अपनेपन से जोड़ करके रखता है, इसका ये उत्तम अनुभव। और इस अर्थ में रामचरितमानस आज डिजिटल फॉर्म में सबके सामने जा रहा है। आकाशवाणी की ताकत बहुत बड़ी है। कितनी ही चीजें क्यों न बदल जाएं, लेकिन कुछ मूलभूत चीजें होती हैं जो अपना बुलंदी कभी खोती नहीं है। हिंदुस्तान के जीवन में आकाशवाणी की वो ताकत है। लोगों को भले एहसास ना होता, मुझे तो पूरा एहसास होता है। लोग भली भांति समझते हैं आकाशवाणी की ताकत क्या है। मेरा एक ऐसा अनुभव है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम करता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और मैं हिमाचल में काम करता था। तो एक दिन मैं अपने दौरे पर जा रहा था, तो ऐसे ही पहाड़ों में एक ढाबे पर रुक करके चाय पीने के लिए सोचा, तो गाड़ी को रोकी। जब मैं नीचे उतरा तो जो ढाबे वाला था, चाय बेचने वाला, उसने मुझे लड्डू खिलाया। मैंने कहा भाई मुझे चाय पीनी है। अरे बोले साहब लड्डू खाओ पहले, मौज करो। मैंने कहा क्या बात है? अरे बोले आज अटल जी ने बम फोड़ दिया। मैंने कहा अटल जी ने बम फोड़ दिया? अरे बोले अभी अभी रेडियो पर सुना है कि भारत ने बम फोड़ा है, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। मुझे वो पहली खबर आकाशवाणी के माध्यम से एक चाय वाले ढाबे वाले ने दी। यानी हम जिन चीजों का कभी कभी महत्व नहीं समझते, कितना बड़ा होता है। और सिर्फ खबर नहीं, हिमालय की पहाड़ियों में दूर सुदूर अकेला चाय के ढाबे वाला इस समाचार से अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि गरीब होने के बावजूद भी अपनी दुकान की मिठाई मुफ्त में बांट रहा है। संदेश की ताकत क्या है देखिए। और समय ज्यादा नहीं होगा, ये 5 बजे डिक्लेयर हुआ होगा शाम को, और मैं करीब 6, सवा 6 बजे वहां से गुजरा हूं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे ये कम्युनिकेशन अपने आप में इतने बड़े देश में बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। और आज के कंपटीशन के युग में आकाशवाणी को स्पर्धा में फंसने की जरूरत नहीं है जी। उसने तो अपनी मूलभूत धाराओं को पकड़ करके जन जन के दिलों तक जुड़े रहना और देश को जोड़ के रखना और भविष्य के साथ उनको उत्साहित करते रहना, ये उसका काम है। और उस काम को हम कैसे निभाएं। युग बदलता जाए वैसे बदलाव आवश्यक होता है। कायाकल्प जरूरी होते हैं, और जब कायाकल्प की मैं बात करता हूं तब आत्मा वही रहता है, समयानुकूल बदलाव आता है। ये डिजिटल रूप उसका एक सही कदम है। हम लोग, अब मुझे बताया गया आकाशवाणी के पास 9 लाख घंटों का रिकॉर्डिंग मटेरियल उपलब्ध है। 9 लाख घंटे। शायद दुनिया में किसी एक इकाई के पास